नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी क्लास नॉलेज में। आज हम जानेंगे जेपीसी के बारे में। अभी हाल ही में आपने सुना है कि जो संसद की कार्यवाही है वो बार-बार स्थगित की जा रही है, क्योंकि विपक्ष के तमाम जितने भी नेता हैं 13 पार्टीज के, उनके द्वारा एक मांग उठाई जा रही है कि जो पिछले हफ्ते हिडनबर्ग नामक एक कंपनी थी, उसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी। जो भारत के सबसे अमीर शख्स हैं गौतम अडानी, इन पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, जेपीसी का, और उसके द्वारा ही उन आरोपों की जांच करवाई जाए। तो इस बात को लेकर बार-बार संसद स्थगित की जा रही है, और संसद के इस बार-बार स्थगित करने के कारणों को हम जानेंगे, और साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जेपीसी क्या होती है और इसका गठन किस प्रकार किया जाता है। और जो हिडनबर्ग है, उसने गौतम अडानी पे जो आरोप लगाए हैं, उन बातों में कितनी सत्यता है, उनकी भी हम आगे इस वीडियो में फुल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिडनबर्ग, इसकी स्थापना साल 2017 में हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं नाथन नेट एंडरसन, उनके द्वारा 2017 में हिडनबर्ग को बनाया गया था। और हिडनबर्ग को बनाने से पहले साल 1937 के अंदर एक एयरशिप का बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 35 लोगों की मौत हो गई थी। तो जो इसके संस्थापक है नाथन एंडरसन, उनके द्वारा बताया गया था कि ये मेड मेड डिजास्टर है, उसके द्वारा ही लोगों की इतनी मौत हुई है। तो उसी को लेकर उन्होंने अपनी संस्था बनाई थी हिडनबर्ग रिसर्च। और यह हिडनबर्ग रिसर्च जो फाइनेंशियली घोटाले होते हैं उनको उजागर करती है, जिससे भविष्य में लोगों के द्वारा जो जितने भी मेन मेड डिजास्टर होंगे कंपनियों की वित्तीय से संबंधित, उनको रोका जा सके। तो हिडनबर्ग ने अभी गौतम अडानी पे आरोप लगाए थे। जो आरोप लगने के बाद उन्होंने लगभग अपनी 65 बिलियन की संपत्ति है उसका लॉस देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम जानते हैं कि हिडनबर्ग के द्वारा अडानी ग्रुप पे कौन कौन से आरोप लगाए गए। हिडनबर्ग के द्वारा आरोप लगाने के अंदर उन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं, उन्होंने अपने जो शेयर की प्राइस है उसको मैनिपुलेट कर कर बढ़ाकर दिखाया है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो शेयरों की है रेट उसको बढ़ाने के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग और जो अकाउंटिंग फ्रॉड है वो भी किया है, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले 8 सालों के अंदर अपने 5 सीएफओ है उनको चेंज किया है। और इसके साथ साथ अडानी ग्रुप ने अपनी जो 7 ग्रुप की कंपनीज है, उनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको 85% तक बढ़ाकर और वैल्यूएशन किया है। और इसके साथ साथ अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं, उनकी जो हैसियत होती है उससे ज्यादा उन्होंने लगभग 2.20 लाख करोड़ का डेप्थ लोन ले रखा है, और जो इनकी हैसियत से ज्यादा है। वहीं अगर बात की जाए तो अडानी ग्रुप के द्वारा मॉरिशस और अन्य देशों के अंदर पैसे भेजे गए हैं, और उन्हीं पैसों के द्वारा जो अडानी ग्रुप है उनके शेयरों के खरीद फरोख्त की गई है, और जिससे उसकी कंपनी का और शेयरों का और वैल्यूएशन करवाया गया है। तो हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पे ये आरोप लगाए हैं, और इन्हीं आरोपों को जांच के लिए जो संसद है उसके अंदर एक कमेटी का गठन करवाया जा रहा है, जेपीसी। तो जेपीसी की डिमांड करने के लिए जो भारत का सबसे अमीर शख्स होता था वो लगभग अभी 17वें पायदान पे दुनिया के अमीर लोगों की सूची में आ गया है। और इसके अंदर भारत के जो 13 ऑपोजिशन पार्टी है उन सभी के नेताओं के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि जेपीसी का गठन किया जाए, और जो स्कैम हुआ है उसकी जांच जेपीसी के द्वारा करवाई जाए। वहीं अगर हम बात करें तो इसी जेपीसी के गठन के कारण लगभग हम आजाद भारत की बात करें तो पिछले आजाद भारत के अंदर 3 बार जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो भी जेपीसी के गठन करने के बाद रिपीट नहीं हो पाई है, जिसके अंदर राजीव गांधी से लेकर जो उदारवाद नेता थे नरसिम्हा राव, उनको भी दिक्कतें देखने को मिली थी। तो आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो जेपीसी है आजाद भारत में लोकसभा की वेबसाइट के अनुसार लगभग अभी 6 बार जेपीसी का गठन किया गया है। और इन्हीं जेपीसी का गठन करने के बाद 3 बार तो ऐसा हुआ है कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो रिपीट नहीं हो। इन्हीं घोटालों के अंदर सबसे पहला घोटाला निकल के आता है बोफोर्स स्कैम 1987, जिसके अंदर तत्कालीन सरकार थी राजीव गांधी, उन पे भी कई गंभीर आरोप लगे थे, क्योंकि एक स्वीडिश रेडियो स्टेशन था उस पे एक खबर चली थी, उसके अंदर बताया गया था कि वहां की जो बोफोर्स नामक कंपनी है उसके द्वारा कई देशों के नेताओं और अन्य अध्यक्षों को रिश्वत दी गई है, और उसी रिश्वत देने के कारण उन्हें हथियारों की खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, और उन्हीं कॉन्ट्रैक्टों को लेकर राजीव गांधी की सरकार पे आरोप लगे थे। तब कांग्रेस के लगभग 543 सीटों के अंदर 414
एमपीज हुआ करते थे और काफी बड़ी सरकार हुआ करती थी। और उस समय सबसे पहले अगस्त 1987 को पहली बार जेपीसी का फॉर्मेशन किया गया था, और इसी की फॉर्मेशन में जेपीसी की जो अध्यक्षता कर रहे थे बी शंकरानंद, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उन्होंने अपने 26 अप्रैल 1988 को अपनी फर्स्ट रिपोर्ट पेश की थी 50 मीटिंगों के बाद। और उन्हीं 50 मीटिंगों के बाद जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसके अंदर उन्होंने राजीव गांधी सरकार को क्लीन चिट दी थी। वहीं अगर उनकी क्लीन चिट देने के बाद भी जो एआईडीएमके के कई एमपीज थे और अलादीन अरुणा और अन्य लोगों ने उस रिपोर्ट की निंदा की थी और अपना उसके विपक्ष में वोट दिया था। और जो कांग्रेस के तब लगभग 414 एमपीज हुआ करते थे, जो नेक्स्ट चुनाव के अंदर 197 पे ही सिमट के रह गए थे। वहीं अगर हम बात करें दूसरे भारत के स्कैम की, हर्षद मेहता स्कैम की, तो हर्षद मेहता, आप इस शख्स को देख रहे हैं, इसका नाम है हर्षद मेहता। इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि तत्कालीन जो पीएम थे पी नरसिम्हा राव, उनको इसने 1 करोड़ की रिश्वत दी है। और इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी वो जांच के घेरे में आ गई थी, और उन्होंने दूसरी बार जेपीसी का गठन किया था। और जेपीसी के द्वारा जो तत्कालीन पीएम थे पी नरसिम्हा राव, उनको भी क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन उन पर कई भी गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो पी नरसिम्हा राव थे उन्होंने कई जो जेएमएम के एमपी हैं उनको खरीदा है। लेकिन इन्हीं आरोपों को साबित करने के लिए कई सबूत जुटाए गए, लेकिन सभी सबूतों को जुटाने के बाद भी ये आरोप सही साबित नहीं हो पाए, और फिर से नरसिम्हा राव इसके अंदर क्लीन चिट मिल गई थी। वहीं तीसरी जो बात करें केतन पारिक शेयर मार्केट स्कैम 2001, इसके अंदर भी जो शेयर मार्केट है उसके अंदर कई शेयरों के जो मामले हैं उनके अंदर उनकी खरीद फरोख्त को लेकर या उनकी वैल्यूएशन को लेकर कई फ्रॉड किए गए थे, जो जिसको लेकर तीसरी बार जेपीसी का गठन किया गया था। और इस बार जो अध्यक्ष थे जेपीसी के वो थे लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मानी त्रिपाठी। ये एक बीजेपी के रिटायर एमपी थे और उन्होंने ही फर्स्ट टाइम बीजेपी की तरफ से जेपीसी की अध्यक्षता की थी। वहीं अगले घोटाले की बात करें तो ये था पेस्टिसाइड सॉफ्ट ड्रिंक केस, ये 2003 की बात है। तब जो पेय पदार्थ थे, एनर्जी ड्रिंक थे, उनके अंदर पेस्टिसाइड मिलाने की बात कही गई और ये एक घोटाला सामने आया था। इसकी जांच करने के लिए जेपीसी का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे एनसीपी के शरद पवार। इन्होंने जेपीसी की अध्यक्षता की थी और उन्होंने अपनी 17 मीटिंग के बाद एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो फ्रूट जूस और बीवरेज थे उनके अंदर पेस्टिसाइड मिलाया जा रहा है, और जिसके कारण ये मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया था कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर भी उसके स्टैंडर्ड को लेकर भी उन्होंने अपने जांच के अंदर बताया था कि कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए। लेकिन इस जांच के बाद भी उसके अंदर कोई भी रिकमेंडेशन मानी नहीं गई। और जो अगला केस निकल के आता है जिसके अंदर 2G स्पेक्ट्रम केस है 2011, जिसके अंदर तत्कालीन जो मनमोहन सिंह की सरकार है उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे कि उन्होंने जो 2G के जो स्पेक्ट्रम है वो टेलीकॉम कंपनी को बहुत कम कीमत के ऊपर दिए है। उसके लिए केसी चाको ने जेपीसी की अध्यक्षता की थी, और केसी चाको ने फर्स्ट टाइम तो मनमोहन सिंह और जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम साहब उनको क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन कई एमपीज और एमएलए के विरोध के बाद उन्होंने जो अपनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश की थी उसको पुनर्विचार के लिए उन्होंने रखा, और पुनर्विचार करने के बाद उन्होंने ये पाया कि जो उस समय के जो सूचना मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर AK राजा, उन्होंने जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको एक गलत सूचना दी थी। और उसके अंदर उन्होंने बताया था कि उन्होंने पीएम मनमोहन सिंह को मिसलीड किया था, और उसी की वजह से जो टेलीकॉम के अंदर जो स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी की गई थी। और इसी आरोपों को लेकर जो मनमोहन सिंह की सरकार है 2014 के चुनाव के बाद में कभी वापस रिपीट नहीं अभी तक हो पाई है। वहीं अगर अगले घोटाले की बात करें तो ये आता है वीआईपी चौपर स्कीम 2013। इसके अंदर लगभग 12 अगस्ता वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर थे, जिनको लगभग 37,000 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा गया था वीआईपी लोगों के अंदर, जिसके अंदर पीएम, देश के
सुरक्षा मंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, इनके लिए चॉपर खरीदे गए थे और उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे थे कि जो ये डील करवाई गई है ये है बीच में जो बिचौलिए हैं और अन्य जो नेता हैं उनके द्वारा बीच में रिश्वत लेने के बाद ही यह डील करवाई गई है। तो इसके आरोपों की जांच के लिए भी अब हम जानते हैं कि जेपीसी क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। जेपीसी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, यानी यह सांसदों से मिली जुली एक कमेटी है जिसके अंदर दो प्रकार की कमेटी बनाई जाती है संसद के अंदर। एक स्थायी कमेटी होती है, एक अस्थायी कमेटी होती है। वहीं अगर बात करें जो स्थायी कमेटी है उसके प्रावधान को लेकर संविधान के अंदर एक पीएसी यानी परमानेंट अकाउंट कमेटी बनाई जाती है और इसका गठन वित्तीय कामों पर नजर रखने को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और इनसे अगर जरूरत पड़े तो जरूरत पड़ने पर संसदों के सभी दलों के द्वारा जो सहमति है उस सहमति के द्वारा एक अस्थायी कमेटी भी बनाई जाती है और उसका कार्य तकनीकी विषयों को लेकर और विधायकों की अन्य विधेयकों की जांच परख के लिए अस्थायी कमेटी का गठन किया जाता है। और अस्थायी कमेटी अपने जो एग्जामिनेशन है उसको करने के बाद कुछ घटाने या बढ़ाने को लेकर अपने सुझाव इसमें दे सकती है। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें तो देश के अंदर जो होने वाली बड़ी घटना है, घोटाले हैं, उनको उजागर करने के लिए जेपीसी का गठन किया जाता है। और उसी जेपीसी के फॉर्मेशन को लेकर अभी तत्कालीन जो विपक्ष के नेता वो मांग उठा रहे हैं कि जो अडानी ग्रुप के ऊपर घोटाला हुआ है उसकी जांच जेपीसी के द्वारा करवाई जाए। और जेपीसी की परंपरा है वो हमने ब्रिटेन से ली है और इसी को लेकर अभी जो मांग उठाई जा रही है कि जेपीसी का फॉर्मेशन किया जाए और इसकी जांच की जाए। अब अगर हम बात करें कि जेपीसी के अंदर कौन कौन इसके मेंबर होते हैं और इनका चुनाव किस तरीके से होता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, यह संसद के जो एक छोटा रूप है उसके अंदर गिनी जाती है और इसके अंदर लगभग जो लोकसभा एंड राज्यसभा के जो एमपी और एमएलए होते हैं उनके अनुपात को लेकर यह कमेटी का गठन किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले लोकसभा के अंदर है ना एक साधारण प्रस्ताव पारित किया जाता है और उसे पास होने के बाद ही जेपीसी का गठन करवाया जाता है और उसके अंदर राज्यसभा के सदस्य बाद में शामिल किए जाते हैं। लगभग मान के चले तो जेपीसी के अंदर लगभग 30 सदस्य होते हैं। इनकी कोई फिक्स सीमा नहीं है लेकिन मानकर चलते हैं कि इनकी सदस्य संख्या 30 के लगभग होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कि जेपीसी का गठन तो संसद करती है लेकिन इसके अंदर अपना क्यों पेच बजा रही है, जिसके अंदर बात करें तो जेपीसी को भले ही संसद बनाती हो लेकिन इसके अंदर जो तत्कालीन सरकार होती है उसके एमपी और एमएलए होते हैं उनकी संख्या ही ज्यादा होती है। उसके कारण उसको गठन करवाने को लेकर सरकार का अपना रिव्यू और जो मानने का सिस्टम होता है उसे रखना बहुत जरूरी होता है। अगर सरकार चाहे तभी जेपीसी कमेटी का गठन किया जा सकता है। और जेपीसी के पास जेपीसी के पास किस प्रकार की ताकत होती है। जब जेपीसी का गठन कर दिया जाता है तो वह किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन को सबूत जुटाने के लिए अपने समक्ष पेश होने को बाध्य कर सकती है और इसके साथ साथ अपनी पूछताछ के अंदर उस उक्त व्यक्ति या संस्था को लिखित या मौखिक रूप में अपना जवाब पेश करने को कह सकती है। अगर जेपीसी के द्वारा समय सीमा के अंदर वह व्यक्ति या संस्था पेश नहीं होता है और अपना जवाब नहीं देता है तो उसे संसद की अवमानना में शामिल कर लिया जाता है। और इसके बाद जो मुख्य रूप से जो इसके स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा ही जो फैसला लिया जाता है उसे ही मान्य कर दिया जाता है। वहीं अगर बात करें जेपीसी किसी भी मामले की जांच करने के बाद अपना सुझाव गवर्नमेंट को देती है। अगर गवर्नमेंट इस मामले को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अगर वह जेपीसी के द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं उनके ऊपर अपना अलग से व्यू भी रख सकती है और उसके साथ भी जा सकती है, लेकिन यह बाध्य नहीं कि जो जेपीसी ने बताया उसी मामले को लेकर गवर्नमेंट अपना पक्ष रखे। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो से जुड़ी तमाम पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी क्लास नॉलेज उससे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।